तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ पशुधन प्रसार अधिकारी का पेपर के सॉल्यूशन को देखेंगे जो हमारा 2020 में हुआ था। और ये हमारे फॉरेस्टर और जो प्रसार अधिकारी यानी एलईओ के पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बायोलॉजी केमिस्ट्री के मिक्स क्वेश्चन हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें हमारा प्रश्न है पहला कि डैश इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी डैश को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, या इसे बिजली घर भी बोलते हैं। कोशिका का बिजली घर किसे बोलते हैं? तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है हमारा बायोलॉजी का। और इसे बोलते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया को। तो ये सूत्र कणिका इसे हिंदी में बोलते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया इंग्लिश में बोलते हैं। और इसी को कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस कहते हैं। तो और क्यों कहते हैं इसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि सूत्र कणिका को शक्ति ग्रह का पावर हाउस भी कहा जाता है। और यह झिल्लीबद्ध कोशिकांग है जो सभी सुकेंद्रीय कोशिकाओं को कोशिका द्रव्य में मौजूद होता है। सुकेंद्रीय की कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में मौजूद होता है। और सूत्र कणिका जो होता है एटीपी ऊर्जा का उत्पादन करती है। और ये क्या करता है? एटीपी ऊर्जा को उत्पादन करता है। तो ये रिएक्शन भी पूछी जाती है कई बार। तो ये होता है C6H12 यानी ग्लूकोज प्लस 6O2, और ये 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस ATP में ऊर्जा संचित होती है। तो ये इसका इक्वेशन है हमारी। और ये पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। फिर अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस पादप विषाणु में डीएनए होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वायरस हैज़ डीएनए। तो डीएनए किस में होता है? तो ये इसका होगा हमारा फूलगोभी किरमिर विषाणु। तो फूलगोभी मोजेक यानी कलीफ्लावर मोजेक वायरस में हमारा विषाणु में डीएनए पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। तो फूलगोभी मोजेक वायरस यानी कलीफ्लावर मोजेक वायरस में डीएनए होता है। और डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। तो पूछा भी जाता है कि न्यूक्लिक एसिड का डीएनए क्या है? तो ये न्यूक्लिक एसिड होता है। और यह कोशिका की सभी आनुवांशिक जानकारी रखता है। तो आनुवांशिक यानी आनुवांशिक जो जानकारी होती है सब डीएनए में होती है। और पौधे की कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है। और यह मुख्य रूप से पौधे की कोशिकाओं के नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है, कोशिका के न्यूक्लियस में पौधों की। फिर अगला है हमारा लाइकेन प्रजाति रेंडियर एक प्रकार का मुख्य आहार है। तो रेंडियर का मुख्य आहार क्या है पूछा है? तो लाइकेन प्रजाति का है, इसका जो मुख्य आहार होता है ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा क्लेडोनिनिया रंगीफेरिन, इसका मुख्य आहार है। तो क्लेडोनिनिया रंगीफेरिन लाइकेन प्रजाति रेंडियर का एक मुख्य आहार है। और लाइकेन जो है को आर्कटिक भूमि के प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और टैगा परिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाला यह पौधा बारहसिंगा, कारीबू और कस्तूरी बेला के लिए चारागाह का काम करता है। और स्किडोनोविया में इसका उपयोग शराब बनाने के लिए भी किया जाता है। फिर अगला है हमारा कि खाद्य उद्योग में व्यापक रूप से जैलन अभिकर्ता के रूप में उपयोग किए जाने वाला समुद्री शैवाल एल्गी। तो ये कौन सा शैवाल है पूछा है हमारा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा अगर अगर। तो ये सीवीड यानी खाद्य उद्योग में व्यापक रूप से जैलन अभिकर्ता के रूप में प्रयोग किए जाने वाला समुद्री शैवाल एल्गी। तो ये अगर अगर होता है। फिर अगला देखेंगे हम। तो ये जैसे पढ़ सकते हैं कि व्यापक रूप से जैलन अभिकर्ता के रूप में उपयोग किया जाना समुद्री शैवाल एल्गी और का अगर अगर है। और समुद्री शैवाल में फाइबर, आयोडीन और विटामिन जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो समुद्री शैवाल में क्या पाए जाते हैं? हमारे फाइबर, आयोडीन और विटामिन। फिर अगला देखेंगे कि वनस्पति वार्गिकी के जनक हैं, यानी फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी कौन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारे कैरोलस लीनियस है। ये हमारे वनस्पति वार्गिकी के जनक होते हैं। तो कैरोलस लीनियस जो ने 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम वार्गिकी यानी टैक्सोनॉमी की स्थापना की थी, अतः इन्हें वार्गिकी का जनक कहा जाता है। और लीनियस ने ही द्विपद वर्गीकरण प्रणाली भी तैयार की थी। द्विपद के दो शब्दों में जातिगत नाम शामिल हैं जो उस प्रजाति को एक जीन श्रेणी है, और एक विशिष्ट विशेषण जो प्रजातियों को इंगित करता है। तो जो द्विपद वर्गीकरण था ये भी इन्होंने ही शुरू किया था। फिर अगला देखेंगे कि गॉसिपियम पौधे के किस भाग में को मवेशियों के चारे के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, ये उपयोग में लाया जाता है। यानी विच पार्ट ऑफ द प्लांट गॉसिपियम इज़ यूज्ड एज अ कैटल फॉडर। तो ये क्या प्रयोग किया जाता है? बीज। तो इसके बीजों को जो मवेशियों के लिए चारे में लाया जाता है। तो जो गॉसिपियम मैलो परिवार मालवेसी के फूलों के पौधे की एक प्रजाति है जिसे कपास की कटाई की जाती है। और इस पौधों के बीज को मवेशियों के चारों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। फिर हमारा त्वचा जन से उत्पत्ति होती है। तो त्वचा जन से हमारी किसकी उत्पत्ति होती है? ऑप्शन नंबर बी उपत्वक की उत्पत्ति होती है। तो त्वचा जन से उपत्वक की उत्पत्ति होती है।
और यह शरीर को बाहरी पदार्थों के संक्रमण से बचाता है। एपिडर्मिस में मेलेनिन होता है जो त्वचा को उसका रंग देता है। और एपिडर्मिस कोशिकाओं में कई परतों से बना होता है, जिसे हमारा स्ट्रेटम बेसल और स्ट्रेटम स्पोनिसिम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम और स्ट्रेटम कार्नियम शामिल हैं। फिर अगला देखेंगे कि मकई के तने के किस प्रकार का रंभ पाया जाता है। तो ये मकई के तने में किस प्रकार का रंभ पाया जाता है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विकर्ण रंभ। तो इसमें विकर्ण रंभ पाया जाता है। तो विकर्ण रंभ जो होता है मक्का के तने में पाए जाने वाला स्ट्रेम का प्रकार है, और विकर्ण रंभ की विशेषता तने के संवहनी ऊतक के कई बिखरे हुए बंडलों से होती है। फिर अगला देखेंगे कि बैगन किस परिवार से संबंधित है। तो एग प्लांट बिलोंग टू द फैमिली। तो बैगन किससे संबंधित है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सोलेनेसी। तो इससे संबंधित है। सोलेनेसी का एक बड़ा कुल है जिसमें कई तरह के पौधे आते हैं, जैसे आलू, टमाटर, बैगन, ये सब हमारे सोलेनेसी कुल के ही हैं। और पौधे उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण और शीतोष्ण इलाके में पाए जाते हैं। फिर अगला देखेंगे कि पुष्प छत्र पुष्पकर्म सामान्यतः डैश परिवार में पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, हमारा एपीएसी परिवार में पाया जाता है। तो पुष्प छत्र पुष्पकर्म सामान्यतः एपीएसी परिवार में पाया जाता है। इस परिवार में अजवाइन, गाजर, अजमोद, सौंफ, हींग आदि पाए जाते हैं। फिर हमारा आवर्त बीजियों में परागण और निषेचन के बिना हुआ फल का विकास क्या कहलाता है। तो इसे क्या बोलते हैं पूछा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अनिषेक फलन बोलते हैं इसे। आवर्त बीजियों में जो होता है परागण और निषेचन के बिना हुआ फल का विकास, तो इंग्लिश में ये पढ़ सकते हैं, इसे हमारा ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे, अनिषेक फलन। तो आवर्त बीजियों में परागण और निषेचन में बिना हुआ का विकास अनिषेक फलन कहलाता है। और अनिषेक फलन तब होता है जब कुछ फाइटो हार्मोन की सांद्रता एक सीमा से अधिक हो जाती है और हार्मोन नियामक जीन के उत्परिवर्तन से भी अनिषेक जनन का कारण बनता है। और अनिषेक फलन के कुछ और उदाहरण भी है, जैसे अनानास, केला, ककड़ी, अंगूर, ये सब हमारे अनिषेक फलन के ही उदाहरण हैं। फिर हमारा पौधों में नाइट्रोजन न्यूनता का कारण क्या है। तो इसका कारण होता है हरिमाहीनता। ये हमारा एग्रीकल्चर से भी संबंधित है। तो पौधे में नाइट्रोजन न्यूनता के कारण जो होता है हरिमहीनता होता है। और क्लोरोसिस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पत्तियां जो होती है अपर्याप्त क्लोरोफिल का उत्पादन करती है। तो क्लोरोसिस क्या होता है, जब अपर्याप्त क्लोरोफिल का उत्पादन करती है और इससे जो पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि पत्तियों का रंग पीला किस कारण बन जाता है, तो क्लोरोसिस के कारण ही बनता है। क्लोरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें अपर्याप्त क्लोरोफिल का उत्पादन होता है। और प्रभावित पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता बहुत कम या नहीं होती है। तो जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है ये नहीं हो पाता है। और क्लोरोसिस के कारण मिट्टी की क्षारीयता, सूखा, मिट्टी का संघनन, क्लोरोसिस वायरस का संक्रमण होता है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है। फिर अगला देखेंगे कि एक विशिष्ट बिंदु पर डीएनए को विभाजित करने के लिए किस प्रकार के किण्वक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, अवरोधी एंडोन्यूक्लियस। तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो अवरोधी एंडोन्यूक्लियस किण्वक का उपयोग एक विशिष्ट बिंदु पर डीएनए को विभाजित करता है, जिन्हें प्रतिबंध स्थल के रूप में जाना जाता है। और प्रतिबंध एंजाइम व्यापक एंडोन्यूक्लियस समूह के एंजाइमों का वर्ग है। और प्रतिबंध एंजाइमों को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी साइटों पर डीएनए को विभाजित नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा पौधों की कोशिकाओं में विदेशी पैतृक जीन का प्रवेशन क्या कहलाता है। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन्स इनटू प्लांट इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। हिंदी में बोलेंगे रूपांतरण। और इसे पढ़ सकते हैं, पौधे की कोशिकाओं में विदेशी पैतृक जीन का प्रवेशन रूपांतरण कहलाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों को बचाने के लिए किया जाता है। फिर हमारा पौधे के सूखे भाग जो मिट्टी पर गिर जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ड्राई प्लांट पेयर दैट ड्रॉप ओवर द सॉइल इज नोन एज। तो ऑप्शन नंबर ए इसे बोलते हैं संसाव अवपात। तो ये लिटर फॉल इसे बोलते हैं। तो पेड़ के पौधे, टहनियों और छोटी शाखाओं जैसे मृत पौधों के पदार्थों के गिरने और जंगल की ज़मीन पर जमा होने की प्राकृतिक प्रक्रिया को संसाव अवपात कहते हैं। फिर हमारा गुद्देदार पौधे संक्लेट में उगते हैं। तो संक्लेट प्लांट्स ग्रो इन। तो ये कहाँ उगते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, डिजर्ट इकोसिस्टम यानी मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र में उगते हैं। तो जो गूदेदार पौधे के में एलोवेरा आते हैं, जेट प्लांट, स्नेक प्लांट और कार्सुला जैसे पौधे आते हैं। ये पौधे रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं और इन पौधों के पत्ते या टहनियाँ मांसल या गूदेदार होती है। फिर हमारा बायोगैस के उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गन्स यूज्ड इन द बायोगैस प्रोडक्शन, तो ये क्या होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, मिथेनोजोनिक जीवाणु। तो कुछ और भी जीवाणु होते हैं जैसे हमारे इन्हें नोट कर सकते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया
और मिथेनोजेंस, बैक्टीराइड्स, बिफिडोबैक्टीरियम और प्रिवेटेला जैसे सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सूक्ष्म जीव को विघटित करके ही बायोगैस का उत्पादन करते हैं। फिर अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कोशिका का वंशानुगत पदार्थ है कौन सा है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेरिडेरिटरी मटेरियल ऑफ द सेल, यानी वंशानुगत पदार्थ कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, क्रोमेटिन इसका वंशानुगत पदार्थ कौन सा है पूछा है। तो क्रोमेटिन कोशिका का वंशानुगत पदार्थ है और क्रोमेटिन नाभिक की एक संरचना को दोहराई जाने वाली इकाई का संगठन करते हैं। यह कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम से संगठित होता है, क्रोमोसोम से संगठित होता है। फिर अगला देखेंगे कि लेग्यूमिनोसी की अद्वितीय विशेषता को पहचानें। तो इसकी एक यूनिक जो हमारी विशेषता है उसे कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर बी, जड़ ग्रंथिका, रूट नोडल इसकी एक विशेषता है। और जड़ ग्रंथिका जो होता है पौधों की जड़ों में बनने वाली गांठें होती हैं। ये गांठें राइजोबियम जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के सहजीवी संक्रमण के कारण बनती है। फिर अगला देखेंगे कि उत्तर भारत में दिया सलाई उद्योगों के लिए नरम लकड़ी से किससे प्राप्त होती है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी, अलिंस एक्सेलसा एक्सेलसा अलिथंस एक्सेलेसा, तो इससे प्राप्त होती है। तो उत्तर भारत में दिया सलाई उद्योग के लिए नरम लकड़ी जो होती है अलिथंस एक्सेलसा से प्राप्त होती है। और ये जो होता है वृक्ष भारत और श्रीलंका में पाए जाने वाला एक बड़ा पर्णपाती वृक्ष होता है और इस पेड़ के दवा के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो ये फिर अगला देखेंगे कि वायु पर्तन यानी गूठी बांधना की प्रजनन विधि होती है। तो ये कौन सी होती है पूछा, बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वायु पर्तन गूठी बांधना की प्रजनन विधि अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आती है। फिर अगला देखेंगे कि वे पौधे जिनमें पुष्पन के लिए प्रकाश अवधि के लघु समय की आवश्यकता होती है। तो प्लांट दैट रिक्वायर शॉर्ट टाइम लाइट पीरियड फॉर फ्लोरिंग आर, तो ये क्या बोलते हैं, पुष्पन बोलते हैं जिसे। तो ये कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, लघु प्रदीप्तिकाली पादप। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सी। वे पौधे जिन्हें पुष्पन के लिए प्रकाश अवधि के लघु समय की आवश्यकता होती है लघु प्रदीप्तिकाली पादप होते हैं। और पौधे की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, ये भी पूछा जाता है कि पौधे की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, पोषण, ये सब इसको प्रभावित करते हैं। फिर हमारा कृषि में कवकीय जैविक नियंत्रण कारक के रूप में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, इसको बोलते हैं ट्राइकोडर्मा। तो इसका प्रयोग किया जाता है ट्राइकोडर्मा, इसका प्रयोग किया जाता है जैव नियंत्रण कारक के रूप में। और यह कवक जो होता है जीवाणु और सूत्र कृमि जनित रोगों को पौधों का बचाव करता है। फिर अगला है, वे विषाणु क्या कहलाते हैं जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं और पोषी के कोशिका घटक को अपने पुनरावृत्ति के लिए उपयोग में ला जाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु भोजी बोलते हैं। तो ये इन्हें जीवाणु भोजी बोलेंगे। तो बैक्टीरिया फेज यानी विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं और पोषी के कोशिका घटक को अपनी पुनरावृत्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। ये जीवाणु कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं और इसे जीवाणु भोजी के डीएनए की पुनरावृत्ति के बाद नष्ट जीवाणु भोजी बनते हैं। फिर अगला देखेंगे कि पेनिसिलिन के उत्पादन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली उपयुक्त प्रजाति की पहचान कीजिए। तो ये कौन सी प्रजाति है हम बताना है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये सही होगा इसका। तो जो हमारा पेनिसिलियम नोटेटम एक कवक है जिसमें हमें पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनता है जो पहले पेनिसिलियम क्राइसोजेनम के नाम से जाना जाता है और पेनिसिलियम प्रजाति के निकाले जाने वाले सभी महत्वपूर्ण एंटीबायोटिकों में से एक है। फिर हमारा टर्की प्रजाति के द्विपद नाम प्रजाति है। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ टर्की स्पीसीज। तो ये कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, मेलिएग्रिस गैलोपेरो। तो टर्की प्रजाति की द्विपद नाम प्रजाति मेलिएग्रिस गैलोपेरो है और द्विपद नाम प्रजाति किसी भी जीव को दो नाम दिए जाते हैं। इस पद्धति को स्वीडिश वनस्पति शास्त्री और चिकित्सक कार्ल लिनियस ने दिया था। फिर हमारा गण के पशुओं की विशेषता मोटी चमड़ी, कम बाल और उदारी विसरण है। तो डैश किसकी विशेषता है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रोबोसीडिया गण के पशुओं की ये विशेषताएं हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं देख सकते हैं। पशुओं की मोटी या चमड़ी, कम बाल और उदरणी विसरण होता है। तो ये ज़्यादा अफ्रीका में पाए जाने वाले हाथी जो अफ्रीकाई हाथी होते हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं।
फिर हमारा पशुओं का वह परिवार जिनके आमाशयों में एक या दो से दो विपुटी होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर डी, सुईडी, ये कहलाते हैं। फिर हमारा सुईडी या एम उंगली खुरदार प्राणियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है जिन्हें साधारण भाषा में सुअर या वाराह कहा जाता है। तो ये किस में पाए जाते हैं? सुअर में पाए जाते हैं। और इस परिवार के पशु में आमाशयों में एक या दो विपुटी होती है। फिर अगला देखेंगे हम कि दो कुबड़ वाले एशियाई ऊँट को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, कैमेलस बैक्टीरियनस, तो इससे ये बोला जाता है। तो दो कुबड़ वाले एशियाई ऊँट को बैक्टीरियन ऊँट यानी कैमेलम बैक्टीरियंस या मंगोलियन ऊँट या घरेलू बैक्टीरियन ऊँट कहा जाता है। यह ठंड, सूखे और ऊंचाई के प्रति सहनशील होती हैं। इनका वजन लगभग 300 से लेकर 1000 किलोग्राम तक हो सकता है। फिर अगला देखेंगे कि रोमथी पाचन क्रिया का एकमात्र ग्रंथिल भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा चतुर्थ आमाशय। तो मानव पाचन तंत्र में जठराग्नि मार्ग और पाचन के सहायक अंग जीवा, लार ग्रंथियां, अग्नाशय, यकृत और पित्ताशय होता है। और रोमंथी पाचन क्रिया का एकमात्र ग्रंथिल भाग चतुर्थ आमाशय होता है। फिर अगला देखेंगे कि वृक्कों में मूत्र का संग्रहण करने वाली कप के आकार की संरचना को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? इसे ऑप्शन नंबर जो होगा बोमन संपुट यानी बोमन्स कैप्सूल बोला जाता है। तो बोमन संपुट स्तनधारियों के गुर्दे में पाए जाने वाला एक कप जैसा थैला होता है। यह गुर्दे के नेफ्रॉन का हिस्सा होता है। और बोमन संपुट के नीचे हिस्सा एक नलिका कहलाता है, वृक्क नलिका कहलाता है, सॉरी। बोगन संपूर्ण के नीचे का हिस्सा वृक्क नलिका कहलाता है। फिर मेढक के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं यानी कितने चैम्बर होते हैं? हार्ट ऑफ फ्रॉग है, कितने चैम्बर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, 3 होते हैं। तो मेढक जो होता है उभयचर वर्ग से संबंधित है। इसमें 3 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं जिसमें 2 आलिंदा और 1 निलय होता है। मेढक का हृदय 1 मिनट में 75 बार धड़कता है। फिर अगला देखेंगे मेढक का भ्रूणी चरण है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा टैडपॉल। तो मेढक का जो भ्रूणी चरण होता है टैडपॉल होता है। और अधिकांश मेढक और अन्य उभयचर मछली जैसे लार्वा के रूप में निकलते हैं जिन्हें टैडपॉल या पॉलीबैग कहा जाता है, या फिर एक वयस्क मेढक में बदल जाते हैं जो फिर डैश हिमालय के एक विश्व धरोहर जैव विविधता स्थल है। तो ये हमारे इकोनॉमी उससे संबंधित है, इकोलॉजी से। तो ऑप्शन नंबर ए, नंदा देवी, ये उत्तराखंड में ही स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। नंदा देवी हिमालय के स्थित एक विश्व धरोहर है जो जैव विविधता स्थल है, जो उत्तराखंड राज्य। और ये कब बना था? 1988। बायोस्फीयर रिजर्व को 1988 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और बाद में 2005 में इसका नाम बदलकर नंदा देवी या पूर्व नाम पहले इसका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। फिर अगला देखेंगे कि अनूप मृग का अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, बारहसिंगा। तो बारहसिंगा का ही अन्य नाम जो है अनूप मृग है। फिर अनूप मृग का अन्य नाम बारहसिंगा भी है। यह पशु जो है यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और यह पशु उत्तरी और मध्य भारत, दक्षिणी पश्चिमी नेपाल में पाया जाता है। फिर है बाघ बचाओ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी, 1973। ये कुछ फॉरेस्टर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फिर इसे पढ़ सकते हैं। तो 1973 में हुआ था। फिर है द्रव की सूक्ष्म बूंदों वाला वायु विलय कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, कोहरा कहलाता है। तो द्रव की सूक्ष्म बूंदों वाला वायु विलय हमारा कोहरा कहलाता है। फिर अवमृदा को बी संस्तर कहा जाता है। तो अवमृदा को बी संस्तर कहा जाता है। और अवमृदा प्रायः सतही मिट्टी के ठीक नीचे पृथ्वी के परत जिसमें मुख्य रूप से खनिज, लौह और एल्यूमिनियम यौगिकों जैसे निष्कलित होते हैं। फिर कुल ओजोन स्तंभ को तो ऑप्शन नंबर ए, डॉप्सन इकाई में नापा जाता है। ये भी पूछा जाता है, डॉप्सन में व्यक्त किया जाता है। तो कुल ओजोन स्तंभ यानी TaCO को डॉप्सन इकाई DU में व्यक्त किया जाता है। TCO का पूरा नाम टोटल कॉलम ओजोन होता है। तो ये भी पूछा सकता है पूरा नाम क्या है। और ओजोन परत सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी यानी UV किरणों से रोककर मनुष्य के जीवन की रक्षा करता है। फिर हमारा वैश्विक ऊष्मण के कारण होता है। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस प्रभाव। वैश्विक ऊष्मण यानी ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर अगला देखेंगे हम कि इंक्रीज इन UV रेडिएशन यानी UV विकिरण के वृद्धि के कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ओजोन पर क्षय होता है यानी ओजोन डिप्लेशन होता है। तो UV विकिरण की वृद्धि से ओजोन परत का क्षय होता है। ओजोन परत के क्षय से पृथ्वी पर UV विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है जिससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और प्रतिरक्षा प्रणाली के कमजोर के मामले बढ़ सकते हैं।
फिर है जल निकायों में पौधे की अतिवृद्धि का कारण बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी जल सुपोषण, इसे जल सुपोषण बोलते हैं। जल सुपोषण जल निकायों के पौधे में अतिवृद्धि का कारण बनता है और जल में पोषक तत्वों का अत्यधिक निर्माण होना जल सुपोषण कहलाता है, और यह जो हमारे इसी का एक रूप है, अतिवृद्धि का कारण बनता है। फिर हमारा बायोगैस एक मिश्रण है। तो बायोगैस किसका मिश्रण है? तो हमारा CH4 और CO2, CH4 और CO2 का मिश्रण है, यानी मेथेन गैस और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैसों का मिश्रण है। बायोगैस उत्पादन के लिए पशुओं की खाद, मुर्गी पालन अपशिष्ट या कृषि अवशेष आदि का उपयोग किया जाता है। फिर हमारा मुर्रा किस किस्म की भैंस का घरेलू क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर बी भारत। तो भारत में है मुर्रा किस्म, किसकी है? भैंस की। तो मुर्रा जो है भैंस, जल भैंस की एक नस्ल है जिसे मुख्य रूप से दूध उत्पादन के लिए रखा जाता है। यह नस्ल भारत के हरियाणा, पंजाब, कुछ यूपी में भी पाई जाती हैं, ज़्यादा यहाँ पाई जाती है। फिर है 20वीं पशुधन गणना के अनुसार 2019 में भारत में कुल सुअर आबादी, तो ये उस टाइम का करंट है, 9.06 मिलियन थी। फिर हमारा कि सिक्किम की पहाड़ियों में पाई जाने वाली पहाड़ी मवेशी नस्ल कौन सी है? द हिल कैटल ब्रीड फाउंड इन द हिल्स ऑफ सिक्किम। तो ये कौन है? हमारी सीरी। तो सीरी मवेशी नस्ल जो है बोस इंडिकस भारत के दार्जिलिंग और सिक्किम के पहाड़ी इलाकों में, भूटान में पाई जाती है। फिर हमारा भारत में नवीनतम पंजीकृत अनूप स्वैम्स भैंस की नस्ल क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी लुइट, ये लुइट नस्ल है। लुइट भी ये भैंस की नस्ल है जो भारत के नवीनतम पंजीकृत अनूप स्वैप भैंस की नस्ल है। और भारत की भैंस में पंजीकृत नस्लें जो चंदावरी, जाफराबादी, मेहसांगना, टोडा, एक देखी थी मुर्रा, ये भारत भैंस की कुछ हमारी नस्लें हैं। फिर है ऊँट की डैश नस्ल राजस्थान सरकार द्वारा निर्मित मुख्य नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर है बीकानेरी। तो बीकानेरी नस्ल किसकी है? ऊँट की है। तो ये पशुधन से संबंधित है, जो हमारे पशुधन प्रसार अधिकारी के हैं। तो ऊँट की बीकानेरी नस्ल जो है राजस्थान सरकार द्वारा निर्मित मुख्य नस्ल है। ऊँटों की आबादी के मामले में 70% जो राजस्थान देश में पहले स्थान पर है, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान है, इसलिए वहाँ ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं। फिर है हमारा कि संतति के असंबंधित हमारे व्ययक्तकों का उनके मूल जनक से कहीं अधिक ओत वाले व्ययक्तकों का साथ संकरण क्या कहलाता है? तो इसे क्या बोलते हैं पूछा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा संकरोज, संकरोज बोलते हैं इसे। तो इसे पढ़ सकते हैं, इसे संकरोज। फिर हमारा जो 50 क्वेश्चन है आज का कि वंशागति डैश होने पर प्रदर्शन परीक्षण आनुवांशिक मान का सटीक माप होता है, तो ये कितना होना चाहिए पूछा है? तो इससे पढ़ सकते हैं, तो इसका वंशागतिक 1 होने पर जो होता है प्रदर्शन परीक्षण आनुवंशिक मान का सटीक माप होता है, तो सटीक मान इसका 1 होना चाहिए, 1 होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली पार्ट में हम 50 और क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।